प्रिया, तुम खुश हो? मैंने इससे पूछा। आसमान पर छोटे छोटे बादल तीर रहे थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैं घर के आंगन में कुर्सी डाले बैठा था जबकि वो मेरे सामने बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी थी। इसके हाथ में काफी कामक था। मेरी मिठी में मूंगफली के चंद दाने थे। कोमल का शौहर लॉन में टहल रहा था। इसकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर मोबाइल की स्क्रीन पर थी जबकि उसकी बेटी अपनी गोद में एक नाजुक सी गुड़िया बिठाए झूला झूल रही थी। अंदर बावर्ची खाने में घर की सारी खवातीन जुमा थी। गाहे बिगाहे दबी दबी हंसी और कुछ शोख जुमले मुझे सुनाई दे रहे थे। इस शाम भी बहुत खुश थे। मुझे याद है हमारे खानदान में कभी दादी जी की हुक्मरानी चलती थी मगर अब उनके गुजर जाने के बाद छोटी चची, बड़ी चची और मेरी अम्मी ये तीनों खानदान की बड़ी थी। अब तो खैरान के बच्चों के भी बच्चे हो चुके थे। जब तक दादी जिंदा रही ऐसी दावती और महफिलें रोजाना जमती थी मगर अब तो सालों बाद घर में ऐसी रौनक लगती और खास तौर पर कोमल की पाकिस्तान आमद पर। आज शादी के कितने अरसे बाद कोमल अपने शौहर और बेटी के साथ मैके आई हुई थी। कोमल छोटी चची की बेटी थी जिसकी शादी उनके भांजे से हुई थी जो बैरून मुल्क अपना बिजनेस करता था। वो 3 से 4 साल बाद आती। ससुराली रिश्तेदारों की तादाद कम होने की वजह से कोमल 15 दिन बाद ही अपने मैके आ जाती। खानदान की सारी लड़कियां जैसे इसकी आमद की मुंतजिर होते। जैसे ही कोमल मैके पहुंचती सारी की सारी अपने अपने मैके आन जाती। बावर्ची खाने खानों की खुशबू से महक उठते। रोज ही किसी ना किसी के घर दावत होती और हम मर्द हजरात भी जरूरी काम निपटा कर वहीं पाए जाते। आज की दावत हमारे घर में थी। मैं अभी अभी दफ्तर से लौटा था। अगले रोज चूंकि इतवार था इसलिए हम दोनों इत्मीनान से बैठे पुरानी बातें याद कर रहे थे। याद है सबत? आज उसने कई सालों बाद मुझे सिप्तैन कहने के बजाय सबत कहा तो मैं इसके तर्ज तखातब पर चौंक उठा। शादी से पहले वो मुझे सबत ही कहा करती थी। बचपन के दिन भी तो ऐसे फरहत भरे होते थे। हम बारिश के पानी में कागज की कश्तियां उतारते और जिसकी किश्ती जल्दी डूब जाती वो हारने पर आइसक्रीम खिलाता। उन दिनों घर की छत पर बैठकर आइसक्रीम खाना भी अयाशी लगती थी। गर्म दोपहरों में जब घर के सब बड़े ठंडे कमरों में सो जाते तो हम सब दबे पांव छत पर आ जाते और पतंगे और लिया करते। लड़कियां डोर थाम कर पीछे खड़ी रहती और अगर किसी की पतंग कट जाती तो सारे खूब शोर मचाते। हम लड़के गर्मियों की बारिश में मेंढकों को धागे से बांधकर इन्हें खूब दौड़ाए फिरते और सारी लड़कियां डर के मारे घर की तरफ भाग जाती। दिन पर लगाकर गुजर जाते और हमारी माएं हमें शाम को नलके के सामने खड़ा कर देती और हम नए कपड़े पहनकर दादी के कमरे की तरफ भाग जाते। दादी जी का वो बड़ा सा कमरा जो हमें हैरत जदा कर देता। उस वक्त हमें ऐसा लगता था जैसे उनकी सुनाई कहानियों के सारे किरदार उनके साथ उसी कमरे में रहते थे। वो शरारती चूहे जो जादूगर का हेट उठाकर भाग जाते थे। यकीना वो सारे दादी के पिलिंगा के नीचे छपे हुए थे। उनकी कदीम अलमारी की दराजों में बौनों की बस्ती थी। मैं बौनों की खोज में अक्सर उनकी गैर मौजूदगी में अलमारी खोलने जाता मगर दादी अलमारी पर मोटा सा ताला लगा कर रखती थी। दादी के कमरे की खिड़की खोलने पर आंगन में मौजूद बरगद का पेड़ नजर आता जिस पर चलते चियूंटे पकड़कर बोतल में बंद कर देते थे मगर सुबह होने पर बोतल खाली मिलती। उस चियूंटे बरगद पर चलते हुए हमारा मुंह चढ़ाते। हमें लगता था कि बरगद के पेड़ पर सारी परियां रहती हैं जो दादी की कहानियों में अच्छे लोगों की मदद करती हैं। अब उस वक्त कोमल के साथ बातें करते हुए मुझे वो सब बातें धीरे धीरे याद आ रही थी। शायद इसके तस्वुर में भी बचपन के गुजरे दिन किसी फिल्म की तरह चलने लगे थे। मैंने देखा इसका चेहरा अनोखे रंगों से सजा हुआ था उन फूल झड़ियों की तरह जो जलाने पर कई रंग छोड़ने लगती हैं। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया तो वो कहने लगी, याद है बचपन में दादी हमें एक कहानी सुनाती थी जिसमें शहजादी को एक देव ने महल में कैद कर लेता था। फिर कहानी के आखिर में एक शहजादा आकर देव को मार देता और फिर वो शहजादी को आजाद करवा के अपने साथ ले जाता था। कोमल ने अपनी साथ ले जाता बोलते हुए आंखें बंद कर ली। मैं जानता था कि गुजरे वक्त से चुराए हुए पल इसके तस्वुर में चलने लगे थे। वो मंजर में महफूज होकर रह गए थे। हमारी यादों बचपन के वो बेफिक्र लहात जहां हम सब चाचा तायाजाद तारों से भरे आसमान के नीचे दादी की चारपाई पर बैठकर कहानी सुनते और फिर आंख लगते ही अपने ख्वाबों में शहजादी और शहजादे का रूप भर लेते। हम सारे कज़न नज़रात को दादी से जो कहानी सुनते दिन को इसका हिस्सा बन जाते। कोई गुस्से में होता उस रोज वो देव बिन जाता और बड़े बड़े कहकहे लगाकर अंदर का जहर या मादा बाहर निकाल देता। कोई इस रोज ज्यादा सुस्त और थका हवा होता तो बादशाह और मलका का किरदार कर लेता। पूरी कहानी के दौरान वो तख्त पर ऊँघता रहता। बीच बीच में इसके डायलॉग आते तो पास खड़ा कोई कजिन जुआ जो इस वक्त दरबान का कुर्द किरदार निभा रहा होता उसे दादी की छड़ी से झुकाकर बोलने का इशारा देता और हम सारे हंसने लग जाते हैं। मैं और कोयल हमेशा शहजादी और शहजादे का किरदार लेते चाहे हम कितने थके हुए क्यों ना होते। ये किरदार लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते। और सच तो ये था कि बाकी कजन्स को ये दोनों किरदार कुछ खास पसंद नहीं थे। अगरचा मैं शहजादे के रूप में इतना बचा नहीं था मगर ये किरदार मुझे इसलिए भी जल्द मिल जाता कि मुझे कहानियों में मौजूद शहजादों के सारे डायलॉग अजबर होते। मगर कोमल बचपन से बनी बनाई शहजादी थी। बचाओ बचाओ कोई मुझे जालिम देव के कैद से आजाद कराओ। फड़ी चारपाई के साथ बंधी कोल चीखती तो मैं जोश में दो दो सेट्रिया एक साथ फलांग कर इस तक पहुंच जाता जैसे वो सचमुच की शहजादी हुआ और हकीकत में कोई देव उसे मुझसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहा हो। हाय उस वक्त शहजादा बना कितना सहल लगता था। मैं ये बस अपने दिल में सोच कर रह गया। कोमल चाय पीते हुए मेरी जानिब देख रही थी जैसे अपने सवाल का जवाब जानना चाह रही हो। हाँ मुझे याद है मैंने थके थके अंदाज में उसे जवाब दिया और फिर अपनी बंद मछलियों को देखने लगा। कितनी अजीब बात है कि हम कहानियां सुनते सुनते एक रोज इस जैसी एक कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। कोमल ये कहते हुए बेहद फीके अंदाज में हंस दी।
मैंने ठंडी सांस भरी। मुस्तनसर हसीन तारक कहता है, जिंदगी के अखबार में सबसे खूबसूरत सफा बच्चों का सफा होता है, मगर अलमिया ये है कि बचपन दबे पांव गुजर जाता है और बड़े होने पर जिम्मेदारी और फिक्रों की उन देखी बेड़ियां पैरों से लपट जाती हैं। मुझे याद है हम सब कजन्स एक साथ तालीम से फारिग हुए और जल्द अमली जिंदगी का हिस्सा बन गए, मगर मैं इस मामले में थोड़ा सा पीछे रह गया। शायद इसकी वजह यही थी कि तकरीबन सभी लड़कों ने साइंस पढ़ रखी थी, इसलिए इन्हें जल्द जॉब मिल गई और उसी बात को लेकर मेरे घर में घमसान का रन पड़ता था। अगर तुमने भी हमारी बात मान ली होती तो आज ये नौबत ना आती, लेकिन नहीं, तुमको तो जैसे कोई आर्टिस्ट बनना था, अब आर्ट्स लेकर अपना फ्यूचर तबाह कर लिया ना। उन दिनों सबकी जबान पर यही बात होती थी। घर के बड़े हम सबको ठिकाने लगाने का सोच रहे थे। कोमल के लिए उसके कजिन का रिश्ता आया हुआ था। किसी को कोई एतराज नहीं था क्योंकि इनकार की कोई वो भी नहीं बनती थी, मगर मेरे पास वजह थी। मगर किस मुंह से कोमल से कहता कि मेरे लिए रुक जाओ, शायद कह देता तो भी किया हो जाता। जाने मुझे जॉब कब मिलनी थी, मैं उसे किस आस पर रोक लेता। और सच तो यह है कि वो मेरे बिन कहे साल भर इस रिश्ते को टालती रही। वो मेरा हौसला बढ़ाती कि जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। यासियत के हर लम्हे में वो मेरे लिए एंटी डिप्रेशन का काम देती थी, मगर कब तक। चची का दबाव बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ में भी तो खामोश था। फिर उसी खामोशी में एक रोज कोमल ने हाँ कि यदि रात भर मेरे सपनों में इसकी आवाजें आती रही, बचाओ बचाओ, कोई मुझे जालिम देव के कैद से आजाद कराओ। मुझ में अब दो सीढ़ियां भला लगने के बजाय कदम उठाने की भी सकत न थी। शहजादी मदद के लिए चलाती रही और कहानी का देव मुझ पर हंसने लगा। कहानियां अब भी सच्ची होती हैं, मगर आज के शहजादे बुजदिल बन गए हैं। बचपन में जब दादी की कहानी खत्म हुई तो मजे से नींद की वादियों की सैर को निकल जाते और मैं बहुत देर तक जागता रहता। हमेशा कहानी सुनने के बाद मुझ पर एक सरशारी की कैफियत उतरती और मैं सोचता था कि सभी कहानियों का अंजाम एक जैसा हो जाता है, दी ही एंडिंग। मगर जब हमारी मोहब्बत की कहानी की एंडिंग हुई तो पता चला कि सभी कहानियां हैप्पी एंडिंग पर खत्म नहीं हुई। कुछ कहानियों का अंजाम ऐसा भी होता है कि शहजादी की शादी देव के साथ हो गई और वो इसके साथ हंसी खुशी रहने लगी। कोमल की शादी के 1 साल बाद मुझे जॉब मिल गई और फिर इसके अगले साल मेरी शादी एक कजिन से हो गई। फिर देखते ही देखते सब कुछ ठीक होता गया, मगर वैसा कुछ ना हुआ जैसा हमने सोचा था। ये जिंदगी थी कोई फिल्म या डाइजेस्ट की कहानी नहीं कि जिसके आखिर में सब कुछ अच्छा हो जाता। मेरी आंखों में बीते मंजर किसी तेज रफ्तार ट्रेन की तरह आकर गुजर गए, मगर समातों में अब भी कोमल का जुमला ठहरा हुआ था। कितनी अजीब बात है ना कि हम कहानियां सुनते सुनते एक रोज इस जैसी एक कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। मैंने अपने ख्यालात से चौंक कर कोमल की तरफ देखा। इससे कोमल हंसते हुए बहुत अजीब लग रही थी। इतने सालों की दूरी के बावजूद मैं अब भी इसकी हंसी के सारे अंदाज पहचान लेता था। तुमने क्या पूछा था? कोमल ने काफी का एक घूंट भरा और फिर मेरी तरफ देख कर पूछा। मैंने उसकी आंखों में झांका और फिर से अपना सवाल दोहरा दिया। हाँ, ये कहकर उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और फिर चुपके से अपनी आंखें भींच लें। मैं इसे कुछ देर यूं ही तकता रहा और फिर बेसाख्ता नजरें चराएं। हम कितनी भी कोशिश कर लें मगर इस दर्द की गहराई तक नहीं पहुंच सकते जो किसी दूसरे के दिल में पिन्हा होती है। मैंने कोमल की तरफ देखा, वो चुपके से उठकर अपनी बेटी की जानिब बढ़ गई। मैंने थकैत के अंदाज में कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा ली। यकायक आसमान पर तैरता एक खाली बादल का टुकड़ा मेरी आंख के अंदर धीरे धीरे बरसने लगा।